स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11। और चैप्टर नंबर 11 में क्या क्या पढ़ना है वो जरा देख लिया जाए पहले एक नज़र। तो चैप्टर नंबर 11 में जो हम लोगों को देखने हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एनर्जी एंड टेम्परेचर। कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एनर्जी एंड टेम्परेचर यहाँ से शुरू होता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जानने का हम लोग का इस सिलेबस में जो पढ़ना है हम लोगों को। साथ में देखेंगे हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इसमें आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, वो भी देखने पड़ेंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। इसी से रिलेटेड है हमारा ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो नेक्स्ट चैप्टर की बात होगी। और उसके बाद हम लोग जीरोथ लॉ के बाद जानेंगे एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। जब टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं किसी सॉलिड का तो उसमें एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड देखेंगे, अल्फा बीटा गामा लीनियर एरियल और वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए, वो सब बात हम लोगों को देखने पड़ेंगे। फिर आएगा वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट है कैलोरीमेट्री का, जिसमें हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जानेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी जानेंगे, हीट कैपेसिटी भी जानेंगे, और इसमें वाटर इक्विवेलेंट होता है और हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस होता है। तो ये सब हम लोग समझेंगे। कैलोरीमेट्री अलग है। उसके बाद जो लास्ट में आता है इस चैप्टर का वो है हीट ट्रांसफर। जब हमारा थर्मल एनर्जी यानी कि इंटरनल एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा हो तो हीट ट्रांसफर से रिलेटेड हम लोगों को 3 मोड पढ़ने हैं कि मीन्स एनर्जी हमारा ट्रांसफर जो हो सकते हैं एक पार्ट से एक पार्ट ऑफ द मीडियम से दूसरे पार्ट ऑफ द मीडियम में, या ऐसे भी जब भी हीट ट्रांसफर होगा चाहे वो सनलाइट का बिना मीडियम का भी एनर्जी ट्रांसफर, तो वो 3 मोड में होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो कंडक्शन पढ़ने पड़ेंगे, इसका मैथमेटिकल कुछ फॉर्मूलाज हैं वो जानने पड़ेंगे, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है। कन्वेक्शन है ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, थ्योरी बेस्ड है। और रेडिएशन में 3 हम लोगों को लॉ देखने हैं, स्टीफेंस लॉ, वेन्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये सब देखने होते हैं। हीट ट्रांसफर हो जाएगा तो समझो कि ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। टाइम कितना लगेगा इस चैप्टर को करने में, कितने क्लासेस या टाइम लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली बता दूं तो हीट एंड टेम्परेचर में कम से कम 2 आवर्स लगते हैं, ठीक है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में वो तो खैर 30 मिनट्स की बात है, ठीक है। और एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इसमें भी हमारा ऑलमोस्ट 2 आवर लगेंगे। कैलोरीमेट्री में भी 2 आवर लगेंगे। एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड में थोड़ा कम लग सकता है, 1.5 घंटे में भी हो सकता है। और हीट ट्रांसफर में कंडक्शन अकेले लेगा 2 आवर्स, क्योंकि न्यूमेरिकल भी इसमें बहुत सारे आते हैं। कन्वेक्शन तो ये हमारा 1 आवर का टॉपिक है, और रेडिएशन ये भी 2 आवर का टॉपिक है। तो आप ये सोच लो कि क्या इसका वेटेज है टाइम के मामले में। तो कितने टाइम लग गए भाई, तो 2 and 2 4 2 6 6 and 2 और 5 6 और 5 ऑलमोस्ट 11 नंबर चैप्टर विल टेक 11 आवर्स ऑफ द टीचिंग टाइम। बाकी 11 आवर टीचिंग टाइम का मतलब क्या हुआ कि कम से कम 11 आवर आपको इसके अलावा घर पे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, इससे रिलेटेड रिवीजन करके प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो रिवीजन ये सब इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, साथ में लिखते चलोगे तुम लोग सारे। तो एक बार पहले तो यही नोट कर लेना चाहिए आपको पॉज लगा करके कि हमें क्या क्या पढ़ने हैं, रोड मैप तैयार रहे ताकि आपको पता रहे किसी भी मोमेंट पे कि हम इस चैप्टर में कहाँ हैं और हमें कहाँ जाने हैं। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, तो ये नोट कर लिया होगा आई थिंक। अब हम लोग चलते हैं हीट एंड टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करना चाहेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एनर्जी क्या है वो जरा देखने की जरूरत बात है। तो ये नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया तो अब हम लोग चलते हैं आपके बुकलेट के हिसाब से चलेंगे चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और इसमें हम लोग शुरू करेंगे अब व्हाट इज टेम्परेचर एंड हीट। तो सबसे पहले टेम्परेचर के भी पहले हम लोग क्या बात करेंगे, तो हीट की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग हीट की बात करेंगे। ये हीट एनर्जी आखिर है क्या। तो हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। चलो कोई बात नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है वो आपको अभी कम समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या समझना चाहिए, तो सबसे पहले समझना चाहिए कि हीट एनर्जी है क्या। पहले इसको हम लोग क्लियरली समझ लेते हैं, चलो उसके बाद बात करेंगे हम लोग कि इसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो हीट हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पेज पे चल करके, ठीक है। देखो भाई हीट एनर्जी किसको बोलते हैं। मान लो एक बॉडी है, ध्यान देना, एक बॉडी है जो कि टेम्परेचर T1 पे है। T1 केल्विन हो सकता है हमारा ये 27 डिग्री सेल्सियस पे है। इट मीन्स कि 27 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होगा भाई, अगर टेम्परेचर की बात करें हम लोग तो 27 + 273 दैट इज कितना 300 केल्विन। इतना तो पता है ना कि हम लोग का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में जितना होता है उसमें 273 ऐड करते हैं तब जाके हमें केल्विन में मिलता है। तो 300 केल्विन का ये हो गया हमारा, तो 300 केल्विन ये है। अब 300 केल्विन
टेम्परेचर पे ये बॉडी है। अब दूसरा बॉडी हमने इसके कांटेक्ट में लाए, ये मान लो बॉडी ए था और ये बॉडी बी है और इसका टेम्परेचर मान लो हमारा T2 है और T2 का वैल्यू है मान लो हम लोग देख सकते हैं कि ये वैल्यू अगर मान लो हमारा 127 डिग्री सेल्सियस हो फॉर एग्जांपल 127, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो 127 प्लस 273 करोगे कितना मिल जाएगा हमें, तो 400 केल्विन मिल जाएगा। इधर यहाँ 300 केल्विन, इधर 400 केल्विन है। और इन दो बॉडी को जब कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, ये बात बताओ, इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा। तो इन दोनों को कांटेक्ट में जैसे ही आप लाओगे, टच जैसे ही कराओगे, कांटेक्ट में जैसे ही आएंगे, उसमें अब थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर होना शुरू होगा। यहाँ से थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होंगे, इसमें थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर होने लग जाएगा धीरे धीरे। इंटरनल एनर्जी इस बॉडी का कुछ होगा, इस बॉडी के इंटरनल एनर्जी का सम पार्ट ट्रांसफर होने लग जाएगा और इस बॉडी में आने लग जाएगा। इस बॉडी में जब पहुंचेगा तो इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगा। अब ध्यान देना, हीट एनर्जी किसको बोलते हैं। अब हम लोग को ध्यान क्या देना है, हीट एनर्जी, क्योंकि हम लोग का जो बेसिक पर्पस था वो इसको समझना था कि व्हाट इज हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी देखने हैं हम लोगों को, क्लियर है, हीट एनर्जी समझने हैं। तो किसी भी बॉडी में देखो, ध्यान देना, किसी भी बॉडी में कोई एक बॉडी है, कैसा भी मटेरियल बॉडी है, इसमें हीट एनर्जी ऑफ ए बॉडी और हीट एनर्जी इन ए बॉडी, हीट एनर्जी ऑफ ए बॉडी और हीट एनर्जी इन ए बॉडी इज मीनिंगलेस। हीट एनर्जी ऑफ ए बॉडी और हीट एनर्जी इन ए बॉडी इज मीनिंगलेस मीन्स किसी भी बॉडी में, कोई भी बॉडी, पेन हो, बोर्ड हो, पेंसिल हो, किसी भी बॉडी में हीट एनर्जी नहीं होता है। ठीक है, आप नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बात करते हैं, लूज सेंस में क्या बात करते हैं, वो अलग मैटर है। फिजिक्स में हीट एनर्जी किसी बॉडी में नहीं होता है। किसी बॉडी में अगर कुछ होता है एनर्जी के मामले में तो वो होता है इंटरनल एनर्जी। क्या होता है इसका, इंटरनल एनर्जी होता है, जो कि इंटरनल एनर्जी वो सम होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स का प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और इसी में वाइब्रेशनल एनर्जी भी रहता है भाई। तो काइनेटिक एनर्जी में ही वाइब्रेशनल भी हम लोग मान लेते हैं, तो दो तरह के एनर्जी हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसको अलग समझते हो तो ये तीन तरह के हो जाएंगे, क्लियर है, क्योंकि वाइब्रेशन एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का ही पार्ट होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी मान लो मोशन में हो, कोई मास v वेलोसिटी से मोशन में हो, तो काइनेटिक एनर्जी बोलते हो आप, हाफ mv² हुआ। और अगर मान लो ऐसे हो रहा हो कि मॉलिक्यूल है, एटम है, और वो ऐसे वाइब्रेट कर रहा हो, वाइब्रेट जब कर रहा होगा तो उसका ऑसिलेटरी एनर्जी होगा, वाइब्रेटरी एनर्जी होगा, तो उसको हम लोग वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ही बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी में भी कई बार लोग इसको काउंट कर लेते हैं। तो अगर हम लोग वाइब्रेशनल को भी काइनेटिक में काउंट करें तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा हमारा इंटरनल एनर्जी। तो किसी बॉडी में अगर कोई चीज होता है एनर्जी के मामले में तो दैट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, और इंटरनल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ये धीरे धीरे आगे क्लियर हो जाएगा, अभी के लिए ये रिजल्ट याद रखने हैं क्योंकि इससे रिलेटेड लॉ है जो हम लोग पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 13 में, तब ये क्लियर हो जाएगा मैथमेटिकली कि इंटरनल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन अभी के लिए आपको ध्यान रखना है, टेम्परेचर बढ़ाओगे, देखो भाई टेम्परेचर कब बढ़ता है किसी बॉडी का, भाई उसको एनर्जी दोगे तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। बर्नर पे रख दिया आपने, कंटेनर को बर्नर पे रख दिया, गैस बर्नर पे रख दिया, तो उसको हीट एनर्जी मिलने लग जाता है, थर्मल एनर्जी मिलता है, उसको एनर्जी रिसीव करता है, टेम्परेचर बढ़ता है। सो एनर्जी सप्लाई करोगे तभी हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसका मतलब एनर्जी रिसीव करेगा तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो एनर्जी रिसीव करने से टेम्परेचर बढ़ता है, इट मीन्स इंटरनल एनर्जी बढ़ता है। इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, एनर्जी रिसीव करेगा तो इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ना। सो ये चीज पहले एक बात क्लियर करना है कि किसी बॉडी में अगर कोई एनर्जी होता है तो दैट इज इंटरनल एनर्जी व्हिच इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब जब दो बॉडी को, यहाँ पे ये हॉटर ऑब्जेक्ट है, समझो ये हॉटर ऑब्जेक्ट है कंपैरेटिवली, और ये क्या है भाई, तो कोल्डर ऑब्जेक्ट है, ये वाला कोल्डर ऑब्जेक्ट है, ये हॉटर ऑब्जेक्ट है। और जब ये दो बॉडी कांटेक्ट में आएंगे तो हायर टेम्परेचर वाले बॉडी से T2 यहाँ पे गेटर है, किससे, T1 वाले से गेटर है। तो इसका मतलब कि हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर की तरफ यानी कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इसके थे कुछ, इसके भी इंटरनल एनर्जी थे, लेकिन हॉटर ऑब्जेक्ट जो है, जो ज्यादा टेम्परेचर वाला ऑब्जेक्ट है, उस ज्यादा टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से
कुछ इंटरनल एनर्जी का पार्ट ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो बॉडी ज़्यादा टेम्परेचर पे होते हैं, कम बॉडी और कम टेम्परेचर वाले बॉडी पे थर्मल एनर्जी कुछ ट्रांसफर करने लगेंगे। वो एनर्जी क्या होगा, तो इसका पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी होगा, पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ कौन सा ऑब्जेक्ट, ऑफ हॉटर ऑब्जेक्ट, ऑफ हॉटर, जो भी हॉटर बॉडी होगा उसका पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी विल बी ट्रांसफरिंग। उस कंडीशन में क्या हो रहा होगा, ट्रांसफरिंग, ट्रांसफर हो रहा होगा भाई, ट्रांसफरिंग ड्यू टू क्या, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। क्यों ऐसा ट्रांसफर हो रहा है भाई, तो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं होता तो ट्रांसफर नहीं होता, तो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस ये ट्रांसफर हो रहा है। ऐसा ट्रांसफर होता हुआ एनर्जी, ध्यान देना, अगर नोट करना चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो, नोट कर लोगे तो बेटर होगा, नोट कर ही लो भाई, नोट कर लो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो द पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, ध्यान देना, नोट कर लिया हो यहाँ पे, पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ हॉटर ऑब्जेक्ट विल बी ट्रांसफरिंग ड्यू टू विच इज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। जो टेम्परेचर डिफरेंस है, अगर मान लो ये भी 30 पे होता, 30 डिग्री सेल्सियस पे, ये भी 30 डिग्री सेल्सियस पे होता, तो उस कंडीशन में कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता। अब इस पेन को, मार्कर को अगर मैं बोर्ड पे अगर चिपका दूं, ऐसे टच करा दूं, तो क्या इधर एनर्जी ट्रांसफर होने लग जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं। जब सेम टेम्परेचर पे होंगे तो ऐसा नहीं होगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो हॉटर ऑब्जेक्ट से सम पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी विल बी ट्रांसफर टू कोल्डर टेम्परेचर बॉडी और सराउंडिंग। तो सराउंडिंग भी क्या है, कोल्डर है, तभी इसमें ट्रांसफर होगा। तो अभी फिलहाल सराउंडिंग का कोई एनर्जी लॉस, एनर्जी एक्सचेंज काउंट नहीं करना है। अभी हम लोग को इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस है और उसके चलते जो एनर्जी ट्रांसफर होंगे इनमें, उनका हम लोग काउंट करें। तो एनर्जी ट्रांसफर होगा, वो होगा पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ हॉटर ऑब्जेक्ट विच विल बी ट्रांसफरिंग टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये ट्रांसफर होता हुआ एनर्जी, ये ट्रांसफर होता हुआ एनर्जी इज कॉल्ड हीट एनर्जी। हीट एनर्जी किसी बॉडी में नहीं है, बॉडी में क्या है, टेम्परेचर, बॉडी में क्या है, इंटरनल एनर्जी, जिसके चलते उसका टेम्परेचर बना है। तो इंटरनल एनर्जी, लेकिन इंटरनल एनर्जी का जो पार्ट यहाँ ट्रांसफर हो रहा है और कोल्डर ऑब्जेक्ट में जा रहा हो, कोल्डर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो रहा हो, तो ट्रांसफर होता हुआ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू बॉडी इन कॉन्टैक्ट, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू बॉडी इन कॉन्टैक्ट। तो ये जो ट्रांसफर होता हुआ एनर्जी है उसको हम लोग हीट एनर्जी बोलते हैं। सो हीट एनर्जी, हीट एनर्जी के बारे में अगर आपको इसका थोड़ा सा और मजा लेना हो तो एस सी वर्मा का फर्स्ट पेज पे चले जाओ और इस चैप्टर में, तो उसमें हीट एनर्जी के बारे में एक पेज समझाया हुआ है। उसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि हीट एनर्जी इज एनर्जी इन ट्रांजिट, एनर्जी इन ट्रांजिट, एनर्जी इन ट्रांजिट ड्यू टू क्या भाई, तो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बोल सकते हैं हम लोग, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट एनर्जी इज, आ जाओ भाई वापस, एनर्जी, हीट एनर्जी इज एनर्जी इन ट्रांजिट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडी इन कॉन्टैक्ट, टू बॉडी इन कॉन्टैक्ट। जब भी कॉन्टैक्ट में आएगा तो ये जो सेंटेंस है, ये कंक्लूजन सेंटेंस है, हीट एनर्जी इज एनर्जी इन ट्रांजिट, मींस ट्रांसफरिंग मोड में जो एनर्जी है वो एनर्जी इन ट्रांजिट, ट्रांसफर होता हुआ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडी इन कॉन्टैक्ट। समझ गए, इंटरनल एनर्जी किसी बॉडी में होता है और जिस बॉडी का टेम्परेचर हायर होगा और एक का लोअर होगा तो हायर टेम्परेचर बॉडी जो होंगे उसके इंटरनल एनर्जी का पार्ट ट्रांसफर हो रहा होगा, कोल्डर वाले में ये ट्रांसफर होता हुआ एनर्जी ही हीट एनर्जी है। और एक बार ये एनर्जी ट्रांसफर हो गया जो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर में, तो अब ये एनर्जी इसके इंटरनल एनर्जी का पार्ट हो जाएगा, कोल्डर ऑब्जेक्ट के इंटरनल एनर्जी का पार्ट हो जाएगा। इसका इंटरनल एनर्जी में कुछ खर्च हुआ और ये ट्रांसफर होकर के इसमें आ गया। जब ट्रांसफर हो रहा था तब इसको हम लोग रेफर करते हैं हीट एनर्जी बोल करके, फिजिक्स में यही है, एनर्जी इन ट्रांजिट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू बॉडी इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन समझो हो जाएगा हम लोगों का, इंटरनल एनर्जी का पार्ट जो ट्रांसफर हो रहा है उसको हीट एनर्जी बोलेंगे। और ये कब तक ट्रांसफर होगा, ये बात तो समझ गए, ये कब तक ट्रांसफर होता रहेगा, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में कब तक चलते जाएंगे, तो भाई ट्रांसफर जब होगा तो ये दोनों सेम टेम्परेचर पे तो है नहीं, ये दोनों सेम टेम्परेचर पे नहीं है,
तो इसलिए इसमें क्या होगा कि जब तक इसका टेम्परेचर, किसका, हॉटर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, जब तक T1 ग्रेटर देन T2 है तब तक ट्रांसफर होगा। और इसका मान लो टेम्परेचर पहले 400 केल्विन था, इसका 300 केल्विन था, तो इससे जब हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में थर्मल एनर्जी जब ट्रांसफर होंगे इफेक्टिवली, तो उस कंडीशन में इसका इंटरनल एनर्जी का लॉस हो रहा है, और जब इंटरनल एनर्जी का लॉस होगा तो टेम्परेचर का भी लॉस होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अब जैसे चाय हम लोग लाते हैं और रख देते हैं, कॉफी लाते हैं टेबल पे रख देते हैं, तो उससे क्या होता है, उसका एनर्जी धीरे धीरे सराउंडिंग को ट्रांसफर होता रहता है, एनर्जी लॉस होता है तो उसका टेम्परेचर फॉल होता है। मीन्स दोनों प्रोपोर्शनल है, एनर्जी लॉस होगा अगर, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो इस तरह से हॉटर ऑब्जेक्ट जो इंटरनल एनर्जी लॉस कर रहा है अपना, ट्रांसफर कर रहा है अपना, तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा। मान लो ये डिक्रीज होते होते आ गया 370 पे, तो ये रिसीव कर रहा है, इसका इंटरनल एनर्जी तो इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होगा तो ये मान लो 320 पे आ गया, इंक्रीज होने लग गया। और इसका ट्रांसफर हुआ डिक्रीज होते होते ये मान लो 345 पे आ गया, और ये भी 345 पे इंक्रीज होकर के आ गया। तो ये 345 टेम्परेचर जो फाइनल टेम्परेचर है दोनों का जब सेम हो जाएगा तब ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा, इफेक्टिवली ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। जब तक टेम्परेचर डिफरेंस है तब तक ये ट्रांसफर हो रहा है इफेक्टिवली, और जैसे ही दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस खत्म हुआ, फिनिश हुआ, टेम्परेचर अब सेम हो गया, क्योंकि हॉटर वाला जैसे जैसे टेम्परेचर लॉस करेगा, जैसे जैसे एनर्जी लॉस करेगा, टेम्परेचर भी लॉस होगा, टेम्परेचर भी धीरे धीरे डिक्रीज होगा, और ये T2 डिक्रीज होकर के और T1 इंक्रीज होकर के जैसे ही कॉमन टेम्परेचर पे आ गया, ये देखो हमारा 400 केल्विन से धीरे धीरे डिक्रीज होता गया, डिक्रीज होता गया, डिक्रीज होता गया, और ये 300 केल्विन से इंक्रीज होता गया, इंक्रीज होता गया एनर्जी रिसीव कर करके। जब कॉमन टेम्परेचर मान लो आ गया 345 केल्विन, तो 345 केल्विन विल बी टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट वाला फाइनली एंड टेम्परेचर वाला सेकंड वाला फाइनली। तो दोनों टेम्परेचर जब सेम हो जाएं, जो थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 2 घंटे तक ट्रांसफर होने पे ये सेम टेम्परेचर हुआ, हो सकता है 4 घंटे लग जाए, हो सकता है 4 दिन लग जाए, हो सकता है 4 मिनट लगे। तो जैसे ही दोनों टेम्परेचर सेम हुए वैसे ही इफेक्टिवली थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा, वैसे ही थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा इफेक्टिवली। हमेशा इफेक्टिवली वाला बात बोल रहे हैं, इफेक्टिवली इसलिए बोल रहे हैं कि अगर दोनों बॉडी सेम टेम्परेचर पे आ भी जाए ना, तब भी ऐसा नहीं कि ट्रांसफर होना बंद हो जाता है, नहीं। जब एक का मॉलिक्यूल और दूसरे का मॉलिक्यूल जब पास पास कांटेक्ट में है, तो इसके वाइब्रेशन से इसको जब कोलिजन होगा तो ये इसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा, इसका वाइब्रेशन से जब इधर एनर्जी ट्रांसफर होगा तो इसको मिलता रहेगा। और वाइब्रेशन तो मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल करता रहता है, कांटेक्ट में है तब भी। तो जब कभी इसको दे दिया ये कोलिजन करके, कभी वो इसको दे दिया, इस तरह से इधर से भी ट्रांसफर हो रहा है। मान लो 5 जूल पर सेकेंड, तो इधर से भी ट्रांसफर होगा 5 जूल पर सेकेंड। जब दोनों सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो इधर से एनर्जी का ट्रांसफर और इधर से एनर्जी का ट्रांसफर का रेट दोनों सेम हो जाते हैं, और इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि बॉडी का फाइनल टेम्परेचर हमारा सेम हो चुका है, दोनों रेट सेम हो चुके हैं। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। इस स्टेट को क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। और इस स्टेट में दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है। इट मींस इफेक्टिवली एनर्जी ट्रांसफर जीरो हो जाता है। इफेक्टिवली एनर्जी ट्रांसफर का रेट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि 5 जूल इधर से जा रहा है, 5 जूल इधर से जा रहा है, तो नेट एनर्जी ट्रांसफर समझो इफेक्टिवली नहीं हो रहा है। इसलिए बार बार टर्म इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं, इफेक्टिवली एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद। लेकिन अभी थर्मल एनर्जी का हम लोग बोल रहे हैं कि हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं। क्यों भाई, क्योंकि ये ट्रांसफर कर रहा है समझो कि 100 जूल पर सेकेंड, लेकिन इधर से भी इधर ट्रांसफर हो रहा है। कभी इसका मॉलिक्यूल इसके साथ कोलिजन में ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर कर दिया तो उस कंडीशन में इधर भी ट्रांसफर होता है, वो हो रहा है मान लो ओवरऑल 20 जूल पर सेकेंड। तो नेट एनर्जी ट्रांसफर कितना हो रहा है, इधर से 100 इधर से 20, तो 80 जूल पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहा है। तो पहले जो ट्रांसफर हो रहा था इफेक्टिवली, जो बोल रहे हैं कि इफेक्टिवली एनर्जी पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ हॉटर ऑब्जेक्ट जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो कितना हो रहे हैं, 80 पर सेकेंड, 80 जूल पर सेकेंड, उसकी बात कर रहे हैं। वो ट्रांसफर होता हुआ एनर्जी हीट एनर्जी है। और इसका मतलब ये हुआ सिंपली कि हॉटर ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करेगा, कोल्डर भी ट्रांसफर कर रहा है लेकिन वो कम रेट से करेगा। सो इफेक्टिवली एनर्जी ट्रांसफर किधर से हो रहे हैं, हॉटर टू कोल्डर हो रहे हैं।
इफेक्टिवली। और जैसे ही दोनों के टेम्परेचर सेम हो जाएंगे तो इफेक्टिवली देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, बट एक्चुअल में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है इधर से और इधर से सेम रेट से, इसलिए इफेक्टिवली नहीं हो रहा है, जीरो रेट हो गया। इसलिए इस इक्विलिब्रियम को हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम इज ऑल्सो डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब ये हुआ कि इधर से इधर जो मोशन जो ट्रांसफर हो रहे हैं एनर्जी वो हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो गया और नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बंद हो गए, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। कॉन्सेप्ट समझ गए हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा नोट तो कर ही लिया होगा पॉज लगा करके। हीट एनर्जी, हीट इज एनर्जी, ठीक है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी बीइंग ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर होता हुआ, बीइंग कंटिन्यूटी, ठीक है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी बीइंग ट्रांसफर्ड बिटवीन टू और मोर सिस्टम, और ए सिस्टम, टू और मोर सिस्टम आपस में अगर तीन तीन बॉडी कांटेक्ट में चाह रहे हैं तो एक दूसरे में ट्रांसफर होंगे, या फिर एक सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग में। अब चाय को अभी लाकर रख दिए तो सराउंडिंग से ही तो एनर्जी एक्सचेंज करेगा, एंड सराउंडिंग बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, बिना टेम्परेचर डिफरेंस का ये काम नहीं होगा। द SI यूनिट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर इज एक्सप्रेस्ड इन जूल। तो भाई एनर्जी तो एनर्जी है, चाहे वो हीट एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो या लाइट एनर्जी हो, वो तो जूल ही है। हाउएवर समटाइम्स वी आल्सो यूज यूनिट ऑफ कैलोरी एंड किलो कैलोरी। तो वो तुम्हें पता है भाई, 1 कैलोरी जो होता है वो 4.18 जूल होता है, ये भी ध्यान रखना। 1 कैलोरी इज 4.186 जूल है, और किलो कैलोरी होगा तो भाई 1000 कैलोरी समझेंगे। तो ये तो खैर यूनिट सब समझते हैं हम लोग। तो हीट एनर्जी का मीनिंग समझ में आया। हीट एनर्जी इज एनर्जी इन ट्रांजिट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू बॉडी इन कांटेक्ट। वो मैं लिख दे रहा हूं, आपको भी लिख लेना चाहिए, ठीक है, लिख दें फिर से, चलो लिख दे रहा हूं। हीट एनर्जी इज एनर्जी इन ट्रांजिट, लिख लो, एनर्जी इन ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब हो गया इन ट्रांसफरिंग मोड, इन ट्रांसफरिंग मोड, ट्रांसफरिंग मोड में है। हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू और मोर बॉडी। कोई भी टू बॉडी की बात करते हैं, जितने भी बॉडी बनेंगे, पेयर बनेंगे, उन सब में अपना एनर्जी एक्सचेंज होता रहेगा बिटवीन टू और मोर बॉडी इन कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। और ये एनर्जी ट्रांसफर किधर होता है? फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट, हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, ठीक है, हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, ठीक है। लेकिन ये मैं फिर से लिख रहा हूं कि ये क्या बात है भाई, तो इफेक्टिवली ट्रांसफर हो रहा है। इफेक्टिवली का मतलब समझ गए? इफेक्टिवली मतलब इधर से भी ट्रांसफर हो रहा है, इधर से भी ट्रांसफर हो रहा है, बट हॉटर से कोल्डर की तरफ ज्यादा ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए इफेक्टिवली बोलेंगे कि हॉटर से कोल्डर की तरफ ही ट्रांसफर हो रहा है। टेम्परेचर बताता है भाई, टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, यही बताता है कि किस बॉडी से किस बॉडी में ट्रांसफर होगा, A टू B में आएगा या B टू A में जाएगा। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उधर से लोअर टेम्परेचर की तरफ चलेगा। सो टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है थर्मोडायनेमिक्स में भाई, कि यही बताता है कि किस डायरेक्शन में थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर होगा, किस डायरेक्शन में थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर होगा, और ये कब तक ट्रांसफर होगा, ये भी यही बताता है। जब टेम्परेचर सेम हो जाए, T1 डैश इक्वल टू T2 डैश हो जाए, तो एनर्जी ट्रांसफर बंद हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं उसको? थर्मल इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हीट एनर्जी इज एनर्जी इन ट्रांजिट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये मेन पॉइंट हो गया। एनर्जी बीइंग ट्रांसफर्ड इज पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द हॉटर ऑब्जेक्ट। जो हमारा ट्रांसफर हो रहा है वो इफेक्टिवली पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ हॉटर ऑब्जेक्ट है। टेम्परेचर क्या होता है भाई? तो टेम्परेचर को हम लोगों ने थोड़ा पहचाना अभी। टेम्परेचर है वो रिलेटिव मेजर ऑफ इंडिकेशन। टेम्परेचर क्या होता है? इंडिकेट करता है कौन बॉडी कितना हॉट है, कौन बॉडी कितना हॉटर है, वो टेम्परेचर बताता है। सो डिग्री ऑफ हॉटनेस बताता है। टेम्परेचर इज रिलेटिव मेजर ऑफ इंडिकेशन ऑफ हॉटनेस और coldness. Heat energy flows from an object having higher temperature to another object at lower temperature. और केल्विन जो टेम्परेचर को मेजर करने का हमारा ऐसा यूनिट है, डिग्री सेल्सियस दूसरा है। और हम लोग डिग्री सेल्सियस में कोई मान लो T डिग्री सेल्सियस है, अगर T डिग्री सेल्सियस है तो इसमें हम लोग 273 ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा T डिग्री क्या
केल्विन में, मतलब इसका केल्विन में वैल्यू मिल जाएगा, टी डैश केल्विन में मिल जाएगा। मीन्स डिग्री सेल्सियस है 273 ऐड करोगे तो हमें केल्विन में मिलेगा। इसका हम लोग डिटेल और अभी आएगा धीरे धीरे तो हम लोग समझ पाएंगे। फिलहाल तो हीट एनर्जी का मीनिंग समझा और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है ये भी हम लोग अभी देख सकते हैं इजिली। इसको भी हम लोग देख लिया जाए तो ज्यादा बेटर होगा। एक बार देख ही लेते हैं इसको। देखो भाई जीरोथ लॉ क्या है, तो इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है ये जीरोथ लॉ। इसको भी अभी हम लोग समझ ही लेते हैं। देखो दो बॉडी मान लो हमने बात किया, ए बॉडी और बी बॉडी में, और सी बॉडी है मान लो ये भी हमारा बी के कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, ए का टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी का टेम्परेचर। ये भी फाइनली क्या हो जाएगा भाई, तो बी का टेम्परेचर फाइनली वही होगा जो सी का टेम्परेचर है। मीन्स ये बॉडी और ये बॉडी थोड़े टाइम के बाद ए एंड बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो टी ए इक्वल टू टी सी हो जाएगा, और जब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में सी के साथ है टी इक्वल टू टी बी हुआ और ये टी बी इक्वल टू टी सी हुआ। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि इफ ए कॉमन बॉडी बी मान लो है, वो साइमल्टेनियसली थर्मल इक्विलिब्रियम में हो ए और सी के साथ, देन बॉडी ए एंड सी विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब ये हो गया कि इफ टी ए इज इक्वल टू टी बी, ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, एंड टी बी इज इक्वल टू टी सी, देन टी ए विल बी इक्वल टू टी सी। ये तो होना ही चाहिए। तो स्टेटमेंट क्या लिखते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, इफ टू बॉडीज ए एंड सी सपोज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए कॉमन बॉडी साइमल्टेनियसली, एक ही साथ, then the two body A and C will be in thermal equilibrium. If two body are in thermal equilibrium with a third common body, then the two body will also be in thermal equilibrium. ये इसका स्टेटमेंट है। डायग्राम समझिए गए। नेक्स्ट पे हम लोग देखें इसका स्टेटमेंट क्या लिखा है। तो ये लिखा हुआ है, देखो इसको हम लोग समझ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, if two system A and B are separately and independently, two body A and B separately and independently thermal equilibrium with a third body C. अगर ये थर्ड बॉडी कॉमन बॉडी अगर सी बना दें तो टू बॉडी ए एंड बी आर सेपरेटली एंड इंडिपेंडेंटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम सी, देन इट इंप्लाइज दैट ए एंड बी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, ऐसा हो जाएगा। एंड द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लेड अस द कांसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर ही है वो पैरामीटर जो बताएगा कि थर्मल इक्विलिब्रियम बना या नहीं बना। टेम्परेचर इज द मार्कर ऑफ द हॉटनेस ऑफ द बॉडी एंड डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, व्हेन द टू बॉडीज आर प्लेस्ड इन थर्मल कांटेक्ट में लाएंगे तो यही बताएगा कि किधर से किधर एनर्जी ट्रांसफर होने हैं। पता है ये तुम्हें कि इससे इसमें जाएगा या इससे इसमें जाएगा। तो टू बॉडी ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए कॉमन बॉडी कॉल्ड सी, देन A and B will also be in thermal equilibrium। ऐसा समझ सकते हैं। कॉमन बॉडी हमारा C हो सकता है, कॉमन बॉडी हम लोग B भी बना सकते हैं। सो काम यही करना है और इसको प्रूफ के नाम पे क्या करना है, बस यही करना है कि if TA is equal to TC and TB is equal to TC, then TA is equal to TB, then TA is equal to TB. It means two body A and B are in thermal equilibrium with common body C independently, दोनों thermal equilibrium में हैं simultaneously, then the two bodies are also in thermal equilibrium। तो अभी हम लोगों ने ये सिंपल सा आज इंट्रोडक्टरी क्लास था, तो आज हम लोगों ने देखा क्या क्या देखा भाई, तो कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एनर्जी एंड टेम्परेचर का थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कशन किया, और इसी से रिलेटेड था थर्मल इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम इन विच नेट एनर्जी ट्रांसफर तो जीरो रहता है बट एनर्जी ट्रांसफर होता रहता है। जब टेम्परेचर सेम होगा, T1 इज इक्वल टू T2 होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, तो दोनों तरफ से ट्रांसफर होने का रेट, इंटरनल एनर्जी ट्रांसफर होने का रेट सेम रहता है, और ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि नो नेट एनर्जी ट्रांसफर, एंड दिस इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट। And the two body are in thermal equilibrium, A and C, and B and C are in thermal equilibrium, then A and B will also be in thermal equilibrium, क्योंकि ये दोनों simultaneously कॉमन बॉडी C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है एक ही साथ, इसलिए ऐसा हो जाएगा। ये मैथमेटिकल जैसा नहीं लगता, बिल्कुल मैथमेटिकल जैसा लगता है। अच्छा, if x is equal to 2, y is equal to 2, then x equal to y।